दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पर जो तनाव था उसके बाद में सीज फायर होता है, लेकिन इन 4-5 दिनों के अंदर हुए घटनाक्रम के अंदर आपने भी एक बात जरूर सुनी होगी कि दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है। और यही वजह है कि दुनिया के देशों ने भी इसमें दखलंदाजी की कि कहीं ना कहीं ये जंग है जो न्यूक्लियर वॉर की ओर आगे न बढ़ जाए। तो न्यूक्लियर वॉर की तमाम तरीके से 4-5 दिनों से जो चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश कैसे बना, और बना तो उस दौरान भारत की सरकार व भारत की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? यही आज मुख्य कहानी है, आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, बात 1968 की है। उस दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस दौर तक पाकिस्तान लगातार 2 जंगें भारत से हार चुका था। और 1968 के अंदर इंदिरा गांधी को यह ख्याल आता है कि दुनिया के जितने भी जो ताकतवर देश है उनकी हर एक देश की खुफिया एजेंसी है, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं है। और यही वजह है कि इंदिरा गांधी ने रॉ को बनाया, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब रॉ का मुख्य काम यही था कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर कैसे अपना जो नेटवर्क है उसको बनाया जाए और वहाँ की जो खुफिया जानकारी है वो भारत सरकार तक या भारत की खुफिया एजेंसियों तक या भारत की सुरक्षा एजेंसियों तक कैसे पहुँचाया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जो रॉ ने अपना धीरे धीरे काम शुरू किया, लेकिन तब तक 1974 के अंदर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर कर दिया था। अब भारत एक न्यूक्लियर देश बन चुका था, तो यही वजह रही कि पाकिस्तान के भी कान खड़े हो गए। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान आज एक न्यूक्लियर देश है। तो पाकिस्तान को ये चिंता खाए जा रही थी और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को लेकर के पुरजोर तरीके से काम शुरू कर दिया। और उसके बाद रॉ को बने हुए तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था और हिंदुस्तान ने तब तक पाकिस्तान के अंदर एक अपना एक अच्छा नेटवर्क बना दिया था। तो उसी दौरान भारत के जो जासूस पाकिस्तान के अंदर थे उन्हें एक अफवाह आती है कि पाकिस्तान रावलपिंडी के पास में क्वेटा जो एक शहर है वहाँ पे परमाणु बम बनाने को लेकर के काम कर रहा है, और वो भी क्वेटा स्थित खान रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर। तो ये जब सुगबुगाहट वहाँ पे जासूसों के अंदर होती है तो ये बात जब हिंदुस्तान के अंदर जो रॉ के जो चीफ थे वहाँ तक पहुँचती है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई हमें इस बात की जल्दी से जल्दी पुष्टि करनी है कि क्या पाकिस्तान वाकई में न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहा है। तो अब इस बात को लेकर के रॉ वहाँ पे पूरी तैयारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस बात की पुष्टि करें, क्योंकि आपने आमतौर पे ये सुना होगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ की आर्मी तक के अंदर हमारी जो हमारे जो जासूस थे वो घुस चुके थे, लेकिन कम समय के अंदर ये इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। और बहुत कुछ सोचने के बाद रॉ के जो वहाँ पे जासूस थे उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर ये ट्रिक आजमाई जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान की इस जो हरकत है उसका पूरा पर्दाफाश हो जाए। उसके बाद होता क्या है कि जो क्वेटा शहर था वहाँ पे जो एक खान रिसर्च एंड लेबोरेटरी थी, वहाँ पे जो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहा था उसके आगे एक सैलून था, यानी एक नाई की दुकान थी। जासूस वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रेकी करते हैं, पता करते हैं, बार बार वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद उस जो सैलून था वहाँ पे कौन कौन लोग वहाँ पे शेविंग करवाने के लिए आते हैं, कौन कौन लोग वहाँ पे कटिंग करवाने के लिए आते हैं, वो लोग इसकी नज़र रखते हैं, एक बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो लोग वहाँ पे शेविंग करवाने के लिए आते थे उनके बाल के छोटे छोटे कुछ टुकड़े वो लोग अपने पास में रख देते थे। होता यूँ है कि एक दिन पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उस सैलून के अंदर आता है, अपने बाल कटवाता है, और रॉ के जो जासूस थे वो चुपके से उसके कुछ बालों को अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद उन बालों को हिंदुस्तान भेजा जाता है। हिंदुस्तान जब वो बाल आते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे जांच की जाती है, और जांच करने के बाद भारत को ये पूरी तरह से साफ पता चल चुका था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहा है, क्योंकि वो जो बाल थे उनकी जांच की गई तो उनमें पता चला कि इसमें पूरी तरह से रेडिएशन है। और जब रेडिएशन उसके अंदर था तो ये साफ हो चुका था, क्योंकि रेडिएशन जो परमाणु बम पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप उस वातावरण के अंदर हैं, तभी आपके बालों के अंदर रेडिएशन पाया जाता है। अब भारत पूरी तरह से ये जान चुका था कि पाकिस्तान क्वेटा के अंदर उस खान रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहा है और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। और उस दौरान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थी, तो मोसाद तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाती है, तो मोसाद भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। लेकिन तब तक भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो चुका था। इंदिरा गांधी 1975 की इमरजेंसी लगा चुकी थी, और उसके बाद 1977 के अंदर आम चुनाव होते हैं, और आम चुनावों में इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हार जाती है, और पहली बार एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक गांधीवादी नेता थे, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, गांधी जी के आदर्शों पे
चलते थे। तो प्रधानमंत्री बने थे तो उस दौरान मोरारजी देसाई के सामने ये रॉ का जो पूरा सिस्टम है वो सामने आता है। तो मोरारजी देसाई इस रॉ की कार्यशैली को लेकर के पूरी तरह से चौंक जाते हैं और वो साफ संकेत देते हैं कि रॉ का हिंदुस्तान के अंदर कोई काम नहीं है, हमारा देश किसी और देश पर निगरानी नहीं रखेगा क्योंकि ये बहुत गलत है। उसके बाद मोरारजी देसाई जो रॉ का बजट था उसमें 30 से 40% तक कटौती कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रॉ तमाम कोशिश करता है, तमाम प्रयास करता है, प्रधानमंत्री को सारी बात समझाने का प्रयास करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वो अलग सोच के थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब रॉ का यहाँ पे कोई काम नहीं है। उन्होंने जिस तरह से जो बजट भी काट दिया। लेकिन तब तक इजराइल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इजराइल ने रॉ के जरिए भारत सरकार तक ये बात पहुंचाई कि हम वहां से आएंगे और पाकिस्तान के इस क्वेटा शहर में जो जहां पे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहा है हम उसको तबाह कर देंगे, लेकिन हमारी मात्र थोड़ी सी हेल्प करनी है। और हेल्प ये करनी है कि हमें रिफ्यूलिंग के लिए आपका एक एयरपोर्ट चाहिए जहां पे हम रिफ्यूलिंग कर सकें। इजराइल को इराक के ऊपर से पाकिस्तान आना था और यहाँ पे आकर के बॉम्ब गिरा करके वापस वहां तक सफल लैंडिंग करना काफ़ी नामुमकिन था। तो यही वजह ही रही कि इजराइल ने भारत सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया कि हमें आपका एक एयरपोर्ट चाहिए जहां से हम रिफ्यूलिंग करेंगे और पाकिस्तान जहां पे ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है हम उसको तबाह कर देंगे। ये बात भी जब भारत सरकार तक पहुंचाई जाती है, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाती है, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर के भी साफ मना कर दिया कि भारत की सरजमी पे इजराइल का कोई एयरक्राफ्ट नहीं रोकेगा और ना ही लैंड करेगा। यह बात भी जब फैल हो जाती है तो उसके बाद रॉ के जो जासूस थे पाकिस्तान के अंदर वो एक साइंटिस्ट को वहाँ पे फंसा देते हैं। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था वो जो वहाँ पे खान रिसर्च एंड लेबोरेटरी में काम कर रहा था। ये सौदा तय होता है, सौदा $10,000 के अंदर तय होता है। लेकिन $10,000 क्योंकि ये जो तमाम जो इस प्रकार की जो लेन देन होती है वो ऑफिशियली रूप से नहीं होती है और इसमें जो भी जो पेमेंट होता है वो आमतौर पे नकद ही होता है। तो ऐसे में जब ये बात भारत के प्रधानमंत्री तक ये भी पहुंचाई जाती है कि भाई वहाँ पे एक साइंटिस्ट है जो वहाँ का जो पूरा रोड मैप है वो हमें दे देगा तो हमें ऑपरेशन करने में आसानी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस बात को लेकर के भी इनकार कर देते हैं कि हम इसमें एक पैसा भी नहीं देंगे। आखिरकार ये जो पूरा जो एक डील थी ये भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उसी दौरान पाकिस्तान के अंदर भी एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा करके जिया उल हक खान पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। और जिया उल हक खान की एक सोच थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अभी भी आप देखिए जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी चुनी हुई सरकार ने 5 साल तक शासन नहीं किया है। तो उस दौरान भी यही हो रहा था और दुनिया के अंदर एक मैसेज जा रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर तानाशाही है। तो जिया उल हक खान उस तानाशाही के मैसेज को कहीं ना कहीं उस जो एक छवि थी उसको कम करने की कोशिश में लगे थे और यही वजह थी कि वो दुनिया के कुछ नेताओं से समय समय पर बात किया करते थे और एक आपसी रिश्ता बनाने की कोशिश किया करते थे। तो एक दिन जिया उल हक खान का भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास में फ़ोन आता है, फ़ोन पे बातचीत होती है और बातों ही बातों में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिया उल हक खान को एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहे हैं, रावलपिंडी के पास में क्वेटा में आप खान रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर ये तमाम काम कर रहे हैं। हमें इस बात की जानकारी है, हमें हमारे सूत्रों ने बताया है, लेकिन हम इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये बात जब जनरल जिया उल हक खान तक पहुंचती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसने कहा भाई हम लोग इतने चुपचाप तरीके से कर रहे हैं लेकिन वो भी भारत के प्रधानमंत्री तक ये बात कैसे पहुंच जाती है। और उसके बाद पाकिस्तान का ये जनरल पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर ये बात मालूम है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें उनके जासूसों ने पूरी भूमिका निभाई है। अब जनरल जिया उल हक खान पूरी तरह से एक्शन में आता है और वहाँ हिंदुस्तान के जितने भी जो जासूस पाकिस्तान के अंदर थे उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है, एक एक को पकड़ा जाता है। जासूसों के जो जासूस थे उनको पकड़ा जाता है और एक जो पूरा जो नेटवर्क रॉ ने वहाँ पे जो बनाया था उसको पूरे तरह से बिखेर दिया जाता है। पाकिस्तान के जनरल पर भरोसा करके भारत के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं उसके बाद हालांकि 14 साल तक पाकिस्तान उसमें डिले हुआ। 14 साल बाद में जो परीक्षण पाकिस्तान 1984 के अंदर करना चाहता था फिर वो 1998 के अंदर करता है। लेकिन आज पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन अगर भारत की सरकार उस समय एक्टिव रहती, उस समय कुछ बड़ा निर्णय लेती, बड़ा एक्शन लेती तो हो सकता था कि आज
ये बात हमें सुनने को नहीं मिलती थी कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर देश है। हालांकि ये सारी बातें पब्लिक डोमेन के अंदर है। रॉ के जो चीफ रहे हैं उन्होंने भी अपनी बुक के अंदर ये तमाम बातें लिखी है, और हमारे पहले CDS पूर्व आर्मी के जनरल VK सिंह ने भी अपनी किताब के अंदर इन सारी बातों के बारे में बताया है। तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन के अंदर है। तो भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर को लेकर के ये तमाम चर्चाएं चल रही थी। तो ये एक कहानी मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है कि मैं आप लोगों के सामने रखूं कि किस तरह से भारत की एक गलती की वजह से, भारत के प्रधानमंत्री के एक गलत निर्णय की वजह से आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है। क्योंकि इजराइल हमारे साथ में था, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमारे साथ में थी, लेकिन कमी कहीं ना कहीं उस समय हमारी राजनीति के अंदर थी, बड़े निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। बहरहाल इस पूरी कहानी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।